Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are studying the 8th chapter from Home Science class 12th and the name of this chapter is Design for Fabric and Apparel. And this video is going to be part 2 from this chapter. Part 1 में हमने already डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन के बारे में भी पढ़ा, फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़े जिसमें हमने कलर के बारे में थोड़ा कुछ समझा था. उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है ह्यू, क्या होता है क्रोमा, क्या होता है वैल्यू, ये सब हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे कि कलर का यूज़ हम फैब्रिक में कैसे करते हैं, कैसे कलर का यूज़ करके हम डिफरेंट फैब्रिक क्रिएट करते हैं. कलर इन फैब्रिक ये हमारा टॉपिक है. कलर कैन बी सीन इन फैब्रिक्स इन वेरियस डिज़ाइन फॉर्म्स. तो कलर जो है वो फैब्रिक में हमको कैसे दिखता है, अलग अलग डिज़ाइन के रूप में दिखता है. कभी कभी हमें पूरा फैब्रिक एक ही कलर में दिख सकता है, कभी कभी हम देखते हैं ध्यान से तो दिखता है कि अलग अलग धागों में भी कलर हुआ है. कुछ फैब्रिक को आप ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि एक एक धागे में अलग अलग कलर है. तो धागों को कलर करके भी फैब्रिक बनाया जाता है. उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर के शेप्स का यूज़ करके भी फैब्रिक बनाया जाता है. तो डिपेंड करता है, ये जो डिज़ाइन है ये डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज में हमने कलर मिलाया है. जैसे कभी हम यान के स्टेज पे ही रंग लेते हैं, कभी कभी हम फाइबर स्टेज में ही रंग लेते हैं, कभी कभी फैब्रिक पूरा बन जाता है तब हम उसको रंगते हैं. तो यहाँ पे वेरियस स्टेजेस बताई गई हैं और अलग अलग स्टेज में हम रंगेंगे तो इसका असर कपड़े पे अलग अलग पड़ेगा. ठीक है, डाइंग इन वेरी रेयरली डन एट फाइबर स्टेज. तो देखो फाइबर स्टेज पे ना डाइंग बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और फिर फाइबर पे डाइंग का असर ख़राब भी पड़ सकता है, जिससे पूरा का पूरा फाइबर ख़राब हो सकता है और हो सकता है फिर उससे हमें जो डिज़ाइन चाहिए जैसा वैसा मिल ना पाए. However, it is resorted to for some manufactured fibers which are not easily dyed or if the design requirement is for a yarn with multicolored fiber. तो कभी कभी जो है फाइबर रंगे जाते हैं. कब रंगे जाते हैं? जब हमें कोई ऐसा डिज़ाइन चाहिए जिसमें फाइबर को रंगने की ज़रूरत है, या कभी हमें कोई ऐसा धागा चाहिए, यान चाहिए जिसमें मल्टी कलर के फाइबर्स का यूज़ हुआ हो. हमें पता है ना फाइबर का यूज़ करके हम यान बनाते हैं. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कैसे फैब्रिक बनता है. अब यहाँ पे हम फैब्रिक की डिज़ाइन क्लास 12th में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो हमें पता है फाइबर से यान बनता है, फिर यान से कपड़ा बनता है. तो जब हमको मल्टी कलर यान चाहिए तब हम फाइबर को रंग लेते हैं और उसको हम मिक्स करके फिर मल्टी कलर यान बनाते हैं. यान स्टेज पे डाइंग तब की जाती है जब हमें स्ट्रिप्स बनानी होती है, चेक्स, प्लेट्स, ये सब बनाने होते हैं. ब्रोकेड और जैकयार्ड पैटर्निंग में भी डाइड यान्स का यूज़ किया जाता है जब हमें ब्रोकेड बनाना है या जैकार्ड पैटर्निंग बनानी है. ठीक है, ये पैटर्न्स हैं दोनों, ब्रोकेड और जैकार्ड. व्हेन यान्स आर टाई डाइड इट रिजल्ट्स इन ब्यूटीफुल इकत पैटर्न. इकत पैटर्न बनाने के लिए भी हमें धागों को बांध के रंगना पड़ता है. जैसे टाई और डाई मेथड आपने सुना होगा कि बांधनी प्रिंट जब बनाते हैं, बांधनी बनता है जब, जो राजस्थान में यूज़ होता है कपड़ा बांधनी प्रिंट वाला, वो कैसे बनता है? उसमें हम कपड़े को टाई कर देते हैं, कुछ चीज़ें डाल के उसको बांध देते हैं और फिर उसको कलर कर देते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से इकत पैटर्न कैसे बनता है? जब कपड़े को नहीं बल्कि धागे को अलग अलग तरीके से बांध के हम उसको कलर में डुबा देते हैं और फिर जब उसको निकाल के उनको खोला जाता है तब इकट पैटर्न क्रिएट होता है. बांधनी जैसा ही है, बांधनी में कपड़े को रंगा जाता है, इसमें धागे को रंगा जाता है. डाइंग एट फैब्रिक स्टेज इज़ द मोस्ट कॉमन मैथड. देखो यान स्टेज पे भी डाइंग होती है, फाइबर स्टेज पे भी होती है, लेकिन फैब्रिक स्टेज वाली सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये ठीक भी है, उतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है. इट मे बी डन टू प्रोड्यूस सिंपल सिंगल कलर्ड फैब्रिक्स. मतलब सिंगल कलर फैब्रिक यूज़ करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ होता है और डिज़ाइंड मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. जब हम टाई एंड डाई करते हैं, बाटिक जो प्रिंट है वो करते हैं, तभी भी हम कपड़े को ही रंगते हैं. Color can also be added at fabric stage by painting, printing, embroidery and patch और applique work. तो कलर और भी तरीक़ों से ऐड किया जाता है फैब्रिक स्टेज पे, पेंटिंग के रूप में, प्रिंटिंग के रूप में, एम्ब्रॉयडरी के रूप में और पैच वर्क के रूप में भी, जिसको एप्लिक वर्क भी बोलते हैं. हेयर द कलर एप्लीकेशन कैन बी इन एनी शेप एंड फॉर्म. तो यहाँ पे जो कलर अप्लाई हो रहा है वो किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो हमें समझ आया कि फैब्रिक में हम कलर कैसे करते हैं. फाइबर स्टेज पे भी कर सकते हैं, यार्न स्टेज पे भी कर सकते हैं और फैब्रिक स्टेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? फैब्रिक स्टेज वाला. कलर स्कीम और कलर हार्मनीज. अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कलर स्कीम्स क्या होती हैं, कलर हार्मनीज क्या होती हैं. सर्टेन बेसिक कलर स्कीम्स आर यूज्ड एज गाइड्स फॉर कंबाइनिंग कलर. तो ये जो कलर स्कीम्स है ना, इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको कलर कॉम्बिनेशन देखना होता है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन हम रखेंगे अपनी ड्रेस में. अ कलर स्कीम मेयरली सजेस्ट द ह्यूज दैट कैन बी कंबाइंड. तो यहाँ पे ये कलर स्कीम हमें सजेस्ट करती है कि कौन कौन से रंगों को कंबाइन किया जा सकता है. फिर उनकी हम वैल्यू को, उनकी इंटेंसिटी को भी चेंज करते रहते हैं
हैं जहाँ पे हमको ज़रूरत है कस्टमर के हिसाब से या डिज़ाइन की डिमांड के हिसाब से। तो यहाँ पे कलर स्कीम्स बताई गई हैं कि कौन कौन सी कलर स्कीम है। तो देखो इन सभी कलर स्कीम्स को 2 ग्रुप्स में रखा गया है, एक है रिलेटेड और दूसरी है कंट्रास्टिंग। तो 2 तरह की कलर स्कीम है, रिलेटेड कलर स्कीम, दूसरी कंट्रास्टिंग कलर स्कीम। तो सबसे पहले हम रिलेटेड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रिलेटेड कलर स्कीम में जो कलर है ना वो कॉमन होता है, मतलब एक कलर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि कंट्रास्टिंग में आप नाम से समझ पा रहे हो अपोजिट कलर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और रिलेटेड में कलर व्हील के जो आसपास के कलर है, लगभग एक से मिलते जुलते जो कलर है उनका यूज़ होता है। ठीक, तो जब हम रिलेटेड स्कीम की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला है मोनोक्रोमैटिक हार्मनी। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर का यूज़ करके ये हार्मनी क्रिएट की गई है, विच मीन्स अ हार्मनी बेस्ड ऑन वन ह्यू, एक रंग का यूज़ किया गया है। दिस सिंगल ह्यू मे बी वेरिड इन वैल्यू और इंटेंसिटी। तो देखो गाढ़ा हो सकता है कलर, डल और ब्राइट भी हो सकता है, मतलब वैल्यू और इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है कलर की, लेकिन कलर जो बेसिक कलर है वो एक ही होगा। मतलब अगर हमें कोई कपड़ा डिज़ाइन करना है तो हो सकता है कि ऊपर मान लो अगर टॉप और स्कर्ट बनानी है तो ऊपर का टॉप आपका हो सकता है पिंक कलर का हो जाए और स्कर्ट रेड कलर की हो जाए या मरून कलर की हो जाए। तो दोनों किसके कलर है, रेड के ही हैं। तो बेसिक कलर कौन था, रेड था। अब हमने उसको डल या ब्राइट करके उसकी वैल्यू घटा बढ़ा के हमने उसको कपड़े में यूज़ कर लिया, तो इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक हार्मनी। और उसके बाद है एक्रोमेटिक हार्मनी। इसमें न्यूट्रल कलर्स का यूज़ होता है, जैसे ब्लैक, वाइट, ग्रे, इन सब का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है असेंटेड न्यूट्रल। ये क्या होते हैं असेंटेड न्यूट्रल, इट यूटिलाइजेस वन ह्यू एंड अ न्यूट्रल और एन एक्रोमेटिक कलर। तो असेंटेड न्यूट्रल में क्या होता है, एक कलर होगा और एक न्यूट्रल कलर होगा, मतलब मान लो एक रेड कलर हो गया और एक वाइट कलर हो गया। इनको कंबाइन करके जब हार्मनी क्रिएट होती है तो इसको हम असेंडेंट न्यूट्रल हार्मनी बोलते हैं। फिर है एनालोगस हार्मनी। ये क्या होती है, इट रिफर्स टू अ कलर कॉम्बिनेशन यूजिंग 2 और 3 ह्यूज दैट लाइज साइड बाय साइड ऑन द कलर व्हील। इसमें कलर व्हील के अगल बगल के कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम रेड कलर ले रहे हैं तो रेड के बगल में जो दोनों कलर हैं हम उन्हीं को लेंगे। तो यहाँ पे 2 या 3 कलर का यूज़ होता है, लेकिन सेम अगल बगल के कलर का, एक दूसरे से मिलते जुलते कलर का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कलर व्हील में आपको मैं दिखा के समझा देती हूँ। ये हमारा कलर व्हील है ना, यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे मेरे पास ये येलो कलर है। ठीक है, अब मुझे अगर एनालॉगस हार्मनी क्रिएट करनी है तो मैं येलो के आसपास के कलर्स को लूँगी। क्यों, क्योंकि इसके आसपास के कलर आप ध्यान से देखो तो येलो से मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्लू लूँ तो ब्लू के आसपास के कलर लूँगी दोनों साइड के, तो ये भी ब्लू से थोड़े मैच करते हुए कलर हैं। तो एनालॉगस कलर हार्मनी यही होती है जहाँ पे कलर व्हील के आसपास के कलर को लिया जाता है जो एक दूसरे से थोड़े मैच करते हैं। तो इसमें 2 या 3 कलर को लिया जा सकता है। देखो 4 या उससे ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करने चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ही एकदम ख़राब लगने लगेगा फैब्रिक, तो बहुत ज़्यादा कलर का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने रिलेटेड स्कीम समझ ली जिसमें कौन कौन सी थी, मोनोक्रोमैटिक, अक्रोमैटिक, असेंटेड और एनालॉगस। उसके बाद अब आता है कंट्रास्टिंग स्कीम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन ज़्यादा इन्हीं में से पूछे जाते हैं, कंट्रास्टिंग स्कीम में से ही। इसमें सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। इसमें क्या होता है, इसमें 2 कलर का यूज़ होता है जो कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट पे है। जैसे यहाँ पे देखो कलर व्हील में यहाँ पे मान लो हमने येलो कलर लिया, इसका अपोजिट हो जाएगा ये पर्पल कलर। तो जब हम कलर व्हील से ऐसे कलर लेते हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डबल कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या होता है, इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जनरली नेबर्स ऑन द कलर व्हील। यहाँ पे 2 पेयर्स लिए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये लाइट येलो लिया, इसके बाद हम इसके पास वाला ये कलर भी ले लेंगे और इधर से इसका जस्ट अपोजिट जो ये कलर है पर्पल, इसके बगल वाला ये कलर भी ले लेंगे। तो इसमें हम डबल कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इधर से भी 2 कलर लिए जाते हैं और उसके अपोजिट में से भी 2 कलर लिए जाते हैं। ठीक है, इसको डबल कम्प्लीमेंट्री हार्मनी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। इसमें 3 कलर का यूज़ किया जाता है। इसके लिए अगर हम ये रेड कलर ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर को ना लेकर हम इसके बगल वाले 2 कलर को लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 कलर हो गया ना, एक ये रेड हुआ, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इस तरह से स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी क्रिएट की जाती है जिसमें अपोजिट कलर न लेके, मतलब एक कलर लिया उसका जस्ट अपोजिट न लेके उसके साइड वाले 2 कलर हमने ले लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉगस एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, a complement selected for dominance in a group of neighboring colors। तो इसमें क्या किया जाता है, ये
कॉम्बिनेशन होती है एनालॉगस का और कॉम्प्लीमेंट्री का। एनालॉगस में क्या था कि हम आसपास के 3 कलर लेंगे जो एक दूसरे से मैच करते हों। तो यहाँ पे भी यही होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, अपोजिट कलर लेना है और एनालॉगस में आसपास का कलर लेना है। तो अब हम इसको कलर व्हील से कैसे समझेंगे। मान लो मैंने ये येलो कलर लिया, इसके बगल वाला पर्पल कलर है। अब पर्पल कलर तो मैंने लिया ही, इसके अगल बगल वाले भी कलर ले लिए, तो इसको कहते हैं एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री। ये कलर, ठीक है, इसके अपोजिट वाला भी कलर और इसके साथ वाले भी 2 कलर, तो टोटल 4 कलर हमने लिए, तो इसको कहते हैं एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद है ट्राइएडिक हार्मनी। ये क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ह्यूज दैट लाइज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन द कलर व्हील। यहाँ पे मतलब ट्रायंगुलर शेप में हम कलर्स लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे येलो कलर है, इसके एक साइड पे यहाँ से हमने रेड ले लिया, यहाँ से हमने ब्लू ले लिया, तो इक्वल डिस्टेंस पे ये तीनों कलर हैं और एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। यहाँ से भी मान लो हमने ये ग्रीन लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया और ये कलर ले लिया, तो आप देखोगे कि इक्वल डिस्टेंस पे ये तीनों कलर हैं। इनके बीच में भी उतनी दूरी है, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी। तो इक्वल डिस्टेंस से जब कलर व्हील से 3 कलर लिए जाते हैं तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। इसी को ही हम ट्रायडिक हार्मनी बोलते हैं। तो आई होप हम आपको ये कलर स्कीम क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने अब कंट्रास्टिंग स्कीम में भी 5 पढ़ी। कौन कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री एंड ट्रायडिक हार्मनी। तो इस तरह से 2 मेन कलर स्कीम थी हमारी, रिलेटेड और कंट्रास्टिंग। रिलेटेड में हमने मोनोक्रोमैटिक, अक्रोमैटिक, असेंडेंट, एनालॉगस पढ़ा। उसके बाद हमने कंट्रास्टिंग में कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस और ट्रायडिक हार्मनी पढ़ा। तो इस तरह से कलर वाला जो चीज़ है वो हमारा क्लियर हो जाता है। कलर स्कीम भी हमने पढ़ ली, कलर व्हील भी समझ लिया कि क्या होता है। फिर अब हम बात करेंगे टेक्सचर की। टेक्सचर भी एक एलिमेंट है। देखो हम कलर किस में पढ़ रहे थे, एलिमेंट में। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहले हमने कलर पढ़ा, अब हम टेक्सचर पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या था, जब भी डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है तो कुछ एलिमेंट्स का यूज़ होता है, उन्हीं एलिमेंट्स को के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्सचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, शेप की भी ज़रूरत पड़ेगी, लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो टेक्सचर की बात करें, इट इज़ द सेंसरी इम्प्रेशन ऑफ साइट एंड टच एंड रिफर्स टू द टेक्टाइल एंड विजुअल क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। मतलब टेक्सचर को हम छू के और देख के समझ सकते हैं। हर मटेरियल का अपना एक टेक्सचर होता है, ठीक है, चाहे वो टेक्सटाइल में वाला मटेरियल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो धरती पे, सबका एक कोई ना कोई टेक्सचर होगा। तो टेक्सचर को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसा ये दिख रहा है, हाउ इट लुक्स। जैसे शाइनी टेक्सचर, डल टेक्सचर, ओपेक टेक्सचर, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब लुक के हिसाब से जब हम टेक्सचर को डिफाइन करते हैं, कोई चीज़ दिखने में शाइनी लग रही है तो कह देंगे शाइनी टेक्सचर है, डल लग रही है तो डल बोल दिया, ट्रांसपेरेंट बोल दिया, ट्रांसलूसेंट बोल दिया, ग्लॉसी बोल दिया। तो ये सब देख के हमको समझ में आ रहा है, इसमें हमको छूने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इट बिहेव्स, कैसे कपड़ा बिहेव कर रहा है। जैसे अगर कपड़े को हम पहन रहे हैं तो अगर लटका हुआ महसूस हो रहा है कपड़ा कहीं पे खिंचा हुआ महसूस हो रहा है, कहीं पे कड़ा महसूस हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि कपड़ा कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हाउ इट फील्स, कपड़ा छूने में कैसा है, सॉफ्ट है, क्रिस्प है, हार्श है, स्मूथ है, कैसा है, इसको कहते हैं हाउ इट फील्स। तो टेक्सचर को हम 3 तरीके से देख सकते हैं कि कैसा वो दिख रहा है, कैसा वो बिहेव कर रहा है और कैसा उसको छूने के बाद हमको फील हो रहा है। अब टेक्सचर को हम कैसे समझ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टेक्सचर को डिटरमाइन करते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम क्लास 11th में फाइबर अराउंड अस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे अब हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो टेक्सचर को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला है फाइबर कंटेंट। जो कपड़ा बनाने में फाइबर यूज़ हुआ है, रेशा यूज़ हुआ है, वो कैसा है। जैसा रेशा होगा वैसा ही फैब्रिक का टेक्सचर होगा। जैसे अगर नेचुरल फाइबर है, कॉटन है, सिल्क है, वुल है, और मैन मेड हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एसीटेट हो गया, तो इन सब फाइबर का टेक्सचर खुद ही अलग होता है। तो जब टेक्सचर फाइबर का ही अलग है तो कपड़े का भी तो टेक्सचर अलग होगा। कोई की लेंथ लंबी है, कोई रेशा फाइन बहुत ज़्यादा है, कोई रेशा बहुत ज़्यादा कड़ा है, ठीक है, कोई खुरदुरा रेशा है। तो जैसे ये रेशे खुद होंगे वैसा ही तो फैब्रिक बनेगा। तो फाइबर कंटेंट का फैब्रिक पे बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर यार्न प्रोसेसिंग, कि किस तरह का धागा
का प्रोसेसिंग है, कैसे धागा बनाया गया है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, किस मेथड का यूज़ करके धागा बनाया है। फिर धागे में देखते हो आप, जब ध्यान से धागे को देखोगे तो आपको ट्विस्ट दिखेगा, ठीक है, जैसे ऐसे 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 धागा आपस में ट्विस्टेड रहता है। तो अगर ट्विस्ट किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, तो जब इन धागों का यूज़ करके हम फैब्रिक बनाते हैं तो उससे भी फैब्रिक का टेक्सचर प्रभावित होता है, ठीक है। तो यान की प्रोसेसिंग कैसी है या यान कैसा है, उसके आधार पर भी उसका असर भी फैब्रिक की क्वालिटी पे पड़ता है, फैब्रिक के टेक्सचर पे पड़ता है, ठीक है। जिसमें मेथड ऑफ प्रोसेसिंग है कि यान कैसे बनाया गया है, कितना ट्विस्ट दिया गया है प्रोसेसिंग के समय में, यान कितना फाइन है, कितना अच्छा है, यान किस टाइप का है, सिंपल यान है, कॉम्प्लेक्स यान है या नॉवेल्टी यान है, ठीक है। तो धागे का असर पड़ता है। उसके बाद फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, किस टेक्निक का यूज़ करके फैब्रिक बनाया जा रहा है, उसका असर भी फैब्रिक के टेक्सचर पे पड़ेगा। जैसे वीविंग की गई है, निटिंग की गई है, फेल्टिंग की गई है, ब्रेडिंग की गई है, क्या किया गया है कपड़े पे, किस तरह की प्रोसेसिंग से कपड़ा बना है। फिर है फैब्रिक फिनिशेस, किस तरह की उस पर फिनिशिंग की गई है। फिनिशिंग जानते हो ना, जब फैब्रिक बन जाता है तो लास्ट में उस पर डाइंग होता है, प्रिंटिंग होता है, ब्लीचिंग होता है, तरह तरह की फिनिशिंग की जाती है ताकि कपड़ा और सुंदर लग सके। तो जिस तरह की फिनिशिंग की जाती है उस तरह से कपड़ा का टेक्सचर हो जाता है। जैसे स्टिफनिंग की गई है, अगर स्टार्च दिया गया है कपड़े में, गम दिया गया है, तो इससे क्या हो जाएगा, कपड़ा कड़ा हो जाएगा, छूने में भी आपको कड़ा महसूस होगा। कपड़े की आयरनिंग भी की जाती है, इससे भी कपड़े का टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। कैलेंडरिंग भी आयरनिंग का ही एक तरीका है, जब बड़े कमर्शियल लेवल पे आयरनिंग होती है तो उसको हम कैलेंडरिंग बोलते हैं। टेंटरिंग, जिसमें कपड़े को और अच्छा बनाया जाता है। नैपिंग, फुलिंग, तो ये सारे कुछ फिनिशिंग है जो कपड़े पे होती है जिससे कपड़े के टेक्सचर पे असर पड़ता है। और इन फिनिशेस को बना किया ही इसलिए जाता है ताकि कपड़े के टेक्सचर को और इन्हांस किया जा सके और उसे अच्छा बनाया जा सके। फिर है सरफेस और ऑर्नामेंटेशन, जो कपड़े का सरफेस है उसके ऊपर क्या कलाकारी की गई है, क्या उस पर डिज़ाइन की गई है, कढ़ाई की गई है, इसका असर भी उसके टेक्सचर पे आएगा। जैसे मान लो एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो एम्ब्रॉयडरी को जब आप छुओगे तो आपको समझ में आएगा ना कि धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई है या किस चीज़ से एम्ब्रॉयडरी की है, तो कपड़े के टेक्सचर पे इसका असर पड़ेगा, प्रिंटिंग का असर पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी कपड़े का टेक्सचर प्रभावित होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कपड़े के टेक्सचर को प्रभावित करते हैं। तो द मेन पर्पज ऑफ texture in dress design is to create interest and to enhance the desirable features of the person। तो यहाँ पे टेक्सचर अच्छा बनाने का मकसद यही है कि कपड़े की क्वालिटी को और इन्हांस किया जा सके और जो भी पर्सन उसको पहने उस कपड़े को उसकी ब्यूटी भी इन्हांस हो सके, ठीक है। टेक्सचर यूज्ड शुड हैव अ प्लीजिंग रिलेशनशिप टू ईच अदर टू अचीव हार्मनी। तो जो भी मतलब मान लो अगर पैंट शर्ट है तो दोनों का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए तो जो हार्मनी में हो, ऐसा नहीं कि एकदम अलग हो। जैसे आपने अगर लेडीज़ सूट को देखा होगा, अगर समीज़ सिल्क की है तो सलवार भी सिल्क की होगी, टेक्सचर लगभग एक जैसा होगा। अगर एक जैसा नहीं भी है तो ऐसा होगा जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। एकदम अपोजिट टेक्सचर हम नहीं पहनते हैं। उसके बाद हम लाइन की बात करेंगे। देखो, कलर पढ़ लिया हमने, टेक्सचर पढ़ लिया, अब अगला जो एलिमेंट है डिज़ाइन का वो है लाइन। लाइन का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, शेप्स बनाते हैं। लाइन इज डिफाइंड एज अ मार्क दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट। तो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके क्या बनती है, लाइन बनती है। इट हैज़ अ बिगनिंग एंड एन एंड। लाइन की कोई ना कोई शुरुआत होती है, कोई ना कोई अंत भी होता ही है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, जो उसकी फॉर्म है, वो लाइन से ही बनती है। लाइन का यूज़ करके हम शेप बनाते हैं, फिर पैटर्न्स बनते हैं। लाइन इज यूज टू डिफाइन द शेप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिलुएट of a design. As an element of design, it indicates the shape of things, provide movement and determines direction। तो शेप दिखाता है लाइन, डायरेक्शन को दिखाता है लाइन। तो इस तरह से कपड़े में लाइन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और लाइन और शेप ये दोनों क्या हैं, दो एलिमेंट्स हैं विच टुगेदर क्रिएट द पैटर्न और प्लान ऑफ एवरी डिज़ाइन। तो लाइन और शेप को जब हम यूज़ कर देते हैं एक साथ तो पैटर्न क्रिएट हो जाता है। एवरी डेकोरेटिव डिटेल of all article we see or use in a is a combination of lines and shapes। तो जो भी डेकोरेटिव पीस हम आसपास देखते हैं सब लाइन और शेप का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो तरह की लाइंस होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन। यही दो लाइन होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन में भी आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइंस देखोगे। कर्व लाइन में भी आप
तरह तरह की कर्व लाइंस देखोगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती हैं, ये रिजिड अनब्रोकन लाइन होती हैं, जैसे ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है, ये थोड़ा भी कहीं से भी मुड़ी नहीं होती हैं। स्ट्रेट लाइन क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट, इसका भी ये भी मतलब डायरेक्शन के हिसाब से अपना अलग अलग इफेक्ट देती हैं। जैसे वर्टिकल लाइन जो होती है वो क्या दिखाती है, वो ऊपर से नीचे तक का मूवमेंट दिखाती है, मतलब वर्टिकल लाइन ऐसे होती हैं, ठीक है। मान लो किसी कपड़े पे ऐसे लाइंस हैं तो ये क्या दिखाएंगी, ऊपर से नीचे तक का मूवमेंट। ये किस चीज़ पे जोर देती हैं, हाइट एंड गिव द इफेक्ट दैट इज सीवियर, डिग्निफाइड एंड रिजर्व्ड। तो हाइट का एक इफेक्ट देती हैं वर्टिकल लाइंस। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी हाइट छोटी है, अगर उसको आप वर्टिकल लाइन का कपड़ा पहनाओ ना, मतलब ऐसा कपड़ा जिसपे वर्टिकल लाइन में डिजाइन बने हैं, तो उस जो छोटे कद का आदमी है उसकी हाइट लंबी दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो ये अगर आप किसी लंबे आदमी को पहनाओगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के कपड़े, तो वो आदमी की हाइट छोटी लगेगी, मतलब ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि लगेगा कि विथ बढ़ गई। जैसे कि वर्टिकल लाइन हाइट को बढ़ाती हैं, वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन विथ को बढ़ाती हैं, ठीक है। अगर कोई लंबा पतला इंसान है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन वाले डिज़ाइन वाले कपड़े पहना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई कपड़ा है उसमें हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में कुछ बना है, तो ऐसा चीज़ लंबे और पतले इंसान को पहनाया जा सकता है। और ये एक स्टेबल इफेक्ट देती हैं कि मतलब इनको देख के आपको बहुत ही स्टेबल लगेगा। जैसे लेटी हुई लाइनें हैं ना, तो जैसे लेटने पर हम स्टेबल हो जाते हैं ना, आराम से हो जाते हैं, तो वैसा वाला इफेक्ट ये देती हैं, ठीक है। उसी तरह से जो खड़ी लाइन होती हैं, खड़ा है अगर कोई व्यक्ति तो क्या लगेगा आपको कि एकदम सावधान है, ठीक है, एकदम डिग्निटी दिखाता है ना, तो रिजर्व्ड हमारा नेचर है, ये भी दिखाता है ये। फिर ऑब्लिक या डायगोनल लाइन कौन सी होती हैं, ये विथ और हाइट को डिक्रीज भी कर सकती हैं, इंक्रीज भी कर सकती है, डिपेंड करता है इनके एंगल पे। तो डायगोनल लाइन तिरछी लाइनें होती हैं। अब ये इसको भी आप तिरछी कह रहे हो, इसको भी आप तिरछी कह रहे हो, इसको भी आप तिरछी कह रहे हो, तो मतलब एंगल आप देख रहे हो, हर लाइन का एंगल अलग अलग है। चाहे इस तरह से टेढ़ी लाइन हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, तो एंगल के हिसाब से ये अलग अलग इफेक्ट देती हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक, एक्टिव और स्टार्टलिंग इफेक्ट देती हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपको वर्टिकल लाइन रिजर्व्ड इफेक्ट देती है, डिग्निटी दिखाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन स्टेबिलिटी दिखाती है, शांत नेचर दिखाती है। उसी तरह से जो ऑब्लिक वाली या डायगोनल लाइन है, ये एक्टिव नेचर हमारा दिखाती है कि हम एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट ये देती है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्व लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन का ही ये तीनों टाइप था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक। उसके बाद जब हम कर्व लाइंस की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, ये लाइन जो होती हैं इज़ वन विथ एनी डिग्री ऑफ राउंडनेस, मतलब इसमें थोड़ा बोड़ा जो भी राउंडनेस अगर है तो इनको हम कर्व लाइंस मानेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये सब क्या है, कर्व लाइंस है, ठीक है। अगर थोड़ा भी कहीं से भी गोल हो गया तो कर्व लाइन में वो आ जाएगा। द कर्व लाइन कैन बी सिंपल आर्क और अ कॉम्प्लिकेटेड फ्री हैंड कर्व। तो मतलब छोटा सा आर्क भी बन सकता है, बड़ा सा सर्कल भी बन सकता है, सब कर्व में आ जाएगा। तो ये अब इसके राउंडनेस के हिसाब से भी अलग अलग ये इफ़ेक्ट देती हैं, ठीक है। अब आप जैसे आप देखोगे 8 का शेप, तो ये भी कर्व लाइन से बना है। हेयर पिन का शेप, ये भी कर्व लाइन से बना है। सर्पेंट का शेप है, अगर सांप का शेप है तो ये भी कर्व लाइन से बना है, ठीक है। लॉन्ग एंड फ्लोइंग कर्व लाइन अपीयर मोस्ट ग्रेसफुल एंड रिदमेटिक। तो जो लंबी और कर्व वाली लाइंस होती हैं ना, बहुत सुंदर लगती हैं, ग्रेसफुल लगती हैं, एक रिदम क्रिएट करती हैं। लार्ज राउंडेड कर्व्स लेंड ड्रामेटिक टच एंड टेंड टू एग्जैजरेट साइज। तो जो बड़े बड़े गोले वाले कर्व वाले जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक ड्रामेटिक टच देते हैं, थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं, और ये साइज़ को और ज़्यादा बढ़ा के दिखाते हैं। छोटे छोटे जो कर्व्स होते हैं वो यूथफुलनेस को दिखाते हैं, खुशी को हमारे दिखाते हैं, छोटे छोटे पफी कर्व्स, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से लाइन हम देखने में तो शेप क्रिएट करती ही हैं, साथ ही साथ ये हमारी फीलिंग्स को भी दिखाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है कि इफ़ स्ट्रेट लाइन आर मोर डोमिनेंट द डिज़ाइन इफेक्ट इज़ मैस्कुलिन। अगर स्ट्रेट लाइन किसी कपड़े में ज़्यादा है तो ये माना जाएगा कि ये मैस्कुलिन इफेक्ट दे रहा है, लड़के इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर कर्व लाइन ज़्यादा है तो ये फेमिनिन इफेक्ट देता है, ठीक है। इसके बाद लाइन के बाद हम शेप एंड फॉर्म्स की बात करेंगे। हमने कलर पढ़ लिया, टेक्सचर पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, अब हम शेप की बात करेंगे। शेप कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप की लाइंस को कनेक्ट करके शेप बनाते हैं। शेप कैन बी 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम 3D शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है।
they can be three dimensional as an object that can be viewed from three or more sides, like a human body or the garment on it. Since shape are formed by connecting lines, the characteristics of the line used will determine the characteristics of the shape. तो जिस तरह की लाइन का यूज़ करके शेप बनाया गया है, उस तरह की लाइन का इफेक्ट उस शेप में भी देखने को मिलेगा. अगर खाली स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके शेप बनाया गया है तो उसका इफेक्ट अलग होगा. अगर खाली कर्व लाइन का यूज़ करके शेप बनाया गया है तो इसका इफेक्ट अलग अलग होगा. ठीक है. अब शेप्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कितने टाइप के शेप होते हैं. तो सबसे पहले है नेचुरल शेप. नेचुरल शेप मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नेचर को कॉपी करके बनाए जाते हैं. जैसे अगर आपके फैब्रिक पे, अगर आपके कपड़े पे फूल पत्ती बना है, कोई जानवर बना है, तो जो कॉमन शेप होती है ना नेचर में, उनको हम नेचुरल शेप्स बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा इसमें मैन मेड ऑब्जेक्ट के भी शेप बने हो सकते हैं. जैसे कपड़े पे घड़ा बन गया, कपड़े पे कोई घर का चित्र बन गया. ठीक है. कपड़े पे कुछ ऐसा चीज़ का चित्र बना है जो कि मैन मेड ऑब्जेक्ट है. तो ये सब किस में आते हैं? नेचुरल शेप में आते हैं. उसके बाद आता है स्टाइलाइज्ड शेप. ये क्या होते हैं? दे आर सिंप्लीफाइड और मॉडिफाइड नेचुरल शेप्स. जब नेचुरल शेप को ही थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया जाता है तो इसको स्टाइलाइज्ड शेप्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे फूल बना रहे हो, लेकिन फूल को इस तरह से बनाया, थोड़ा और ज़्यादा उसको ड्रामेटिक इफेक्ट दे दिया, पत्ती बड़ी बना दी, फूल छोटा बना दिया, या फूल बहुत बड़ा बना दिया, उसकी पंखुड़ियाँ बहुत छोटी छोटी बना दी. तो इस तरह से अगर हम नेचुरल शेप में थोड़ा चेंज करते हैं तो उसको स्टाइलाइज्ड शेप बोलते हैं. फिर है ज्योमेट्रिक शेप. ये तो आपको समझ में ही आ रहा है कि अगर ज्योमेट्री का यूज़ करके, ज्योमेट्रिक शेप का यूज़ किया हो, जैसे स्क्वायर बनाया हो, ट्रायंगल बनाया हो, तो सर्कल बनाया हो, तो ऐसे शेप का यूज़ करके अगर आपका फैब्रिक बनाया गया है तो इसको कहते हैं. फिर ऑब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होती है? ये फ्री फॉर्म शेप्स होती हैं. मतलब ये ऐसी शेप्स होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता. देखने वाला इनको देख के अपने आप ही मतलब क्रिएट कर लेता है. जैसे बादल. अगर छोटे बच्चों को आप बादल दिखा के पूछो तो छोटा बच्चा अपने आप बादल में कोई ना कोई चित्र बना देता है. कहेगा मुझे कछुआ दिख रहा है, कहेगा कि मुझे हाथी दिख रहा है. तो इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट शेप्स होती हैं. जैसे बादल को देख के आप समझ सकते हो. तो इस तरह से कपड़े में अब्स्ट्रैक्ट शेप भी आपने देखी होंगी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या शेप बनी है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये शेप मेरे को दिख रही है. तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग वो इफेक्ट देता है. इसके बाद नेक्स्ट है पैटर्न्स. देखो, शेप का यूज़ करके पैटर्न बनाया जाता है. लाइन का यूज़ करके शेप का यूज़ करके पैटर्न. ठीक है. तो कई सारे शेप को जब हम मिलाते हैं तो पैटर्न क्रिएट होता है. दिस ग्रुपिंग में बी ऑल ऑफ वन शेप और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ शेप्स. तो जब एक तरह की शेप को या अलग अलग तरह की शेप्स को मिला के कोई चीज़ क्रिएट की जाती है तो उसको पैटर्न बोलते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ दिस शेप्स कैन बी नेचुरल, स्टाइलाइज्ड, ज्योमेट्रिक और अब्स्ट्रैक्ट. तो ये जो शेप हैं, ये कोई सी भी शेप, इन सभी शेपों में से कोई सी भी शेप का यूज़ किया जा सकता है. दो शेपों को मिला के भी, जैसे नेचुरल, स्टाइलाइज दोनों को मिला दिया, नेचुरल, ज्योमेट्रिकल दोनों को मिला दिया. मतलब फूल पत्ती भी बना है, बीच बीच में ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब भी बना है. तो इनको मिला के जो पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है. तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन तो पढ़ लिए, जिसमें हमने कलर पढ़ा, टेक्सचर, लाइन, शेप, पैटर्न सब पढ़ लिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे. आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.